साथियों जय हिंद। आइए मित्रों जाति जनगणना पे चर्चा हो। मित्रों जनगणना का जो इतिहास है वह 144 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि 1872 में वायसराय मयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई। अंग्रेजों ने हिसाब लगाना प्रारंभ किया कि आखिर भारत में कितने लोग हैं। तो एक कहीं ना कहीं से एक आइडिया मिल जाता है जनगणना से कि कितने लोग हैं। इसके बाद उसमें किस किस व्यवसाय में लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं, इन सब की अपनी बात होती है। तो 1881 में पहली बार जो है व्यवस्थित जनगणना कराई गई। प्रारंभ 1872 में हुई थी और 1881 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ कराई गई मित्रों। और दशकीय जनगणना की व्यवस्था की गई। सभी वर्गों को गिना जाने का प्रयास किया गया। दशकीय यानी हर 10 साल, 1881 से 1891 हर 10-10 साल पे जनगणना की व्यवस्था अंग्रेजों ने ही प्रारंभ की थी। और मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि 1941 तक जातिगत आंकड़े सरकार रखती थी। यानी 1881 से 1941 तक समस्त जातियों की गणना होती थी। लेकिन मित्रों 1947 में हमें आजादी मिली और 1947 के बाद सरकारें हमारे हाथों में आ गई, यानी हम भारतीयों के हाथों में आ गई और ये व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया। मित्रों 1948 में भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत 1949 में गृह मंत्रालय के अधीन भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या आयुक्त पद का सृजन किया गया। यानी अब हम व्यवस्था अपने स्तर से बनाना प्रारंभ किए और इस व्यवस्था के लिए हम अपनी एक व्यवस्थित प्रणाली को विकसित करने का काम किया गया और जनगणना को मित्रों सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया गया। आइए 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई मित्रों। अब इस जनगणना में यानी 1951 में जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, इस जनगणना में एससी और एसटी को अलग से गिना गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग को नहीं गिना गया और अन्य सामान्य वर्ग को यानी गिना गया। उनके अलग से आंकड़े सरकार के पास नहीं थे, केवल एससी और एसटी को अलग से गिन लिया गया था। तो 1961 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलग से निर्देश दिया। यद्यपि राज्य सरकार के पास जनगणना का कोई अधिकार नहीं है, राज्य सूची का विषय नहीं है, फिर भी केंद्र ने राज्य सरकारों को ऐसा निर्देशित किया कि वो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ऐसा आदेशित किया। 2011 में यूपीए सरकार में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का प्रारंभ किया, प्रयास किया मित्रों। यूपीए सरकार यानी सोनिया गांधी सरकार कह लीजिए, मनमोहन सरकार कह लीजिए। उसके बाद उसके बाद मित्रों 10 साल बाद 2021 में जनगणना होती। लेकिन साथियों हुआ क्या, कोविड-19 की वजह से, कोरोना काल की वजह से जनगणना व्यवस्था उस समय हटा दी गई, यानी पोस्टपोन कर दी गई, आगे बढ़ा दी गई। अब साथियों 30 अप्रैल 2025 को मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया। अभी हाल में परसों 2-3 दिन पहले 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और वो क्या, मोदी की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। मोदी की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। मित्रों ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। 72 साल तक कांग्रेस कह लीजिए, उसके बाद उधर अंग्रेजों को कह लीजिए, ये सब लोग थे, लेकिन जातिगत आंकड़ा नहीं था। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसको जरा समझा जाए। देखिए साथियों, इसके पीछे देखिए जातिगत जनगणना का इतिहास 1951 से पहले हमने कहा सरकार के पास सारे डेटा थे, लेकिन जैसे आजादी के बाद ये डेटा सरकार के पास अब डेटा गिनवाने के लिए नहीं रह गए थे। जातिगत जनगणना के फायदे, अब यहाँ थोड़ा सा फायदा समझा जाए। देखिए साथियों होता क्या है, हर क्लास में ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, हर क्लास में गरीब पाए जाते हैं, हर क्लास में अमीर पाए जाते हैं, हर क्लास में कहीं ना कहीं से हर जातियों में गरीब पाए जाते हैं, हर जातियों में अमीर पाए जाते हैं। तो जब भी कोई भी सरकार की योजना आती है, तो अगर एससी के लिए योजना आई तो एससी में जो अगड़ा है वो उसका लाभ लेता है। ओबीसी के लिए कोई योजना आई, ओबीसी में जो अगड़ा है उसका लाभ लेता है।
और जनरल में कोई योजना आई तो जनरल में जो अगड़ा है उसका लाभ लेता है। अब साथियों, सवाल इस बात की है कि सरकार योजना को क्रियान्वित कैसे करे। ऐसे में अगर जातियों को गिन लिया जाएगा और गिन के तब उसी अनुसार जातिगत आंकड़ों के अनुसार उनको योजनाओं का लाभ दे दिया जाएगा और सीधे उनके पास पहुंच जाएगा। ये बहुत ही मास्टर प्लान है। इससे कहीं न कहीं से मित्रों एक और ऐतिहासिक काम होगा, जाति गणना से आरक्षण की व्यवस्था का अंत हो जाएगा। बहुत फैक्ट बात होगी साथियों, जिसकी एक कांसीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया था कांसीराम ने। कहीं न कहीं से एक माइंड में बात थी कि जिनको सबको गिन के और सबको उसी अनुसार आप उनका अधिकार दे दीजिए, उनको लाभ दे दीजिए। कहीं ना कहीं से उनके मन में ये बातें तो नहीं रहेंगी। और इसका जो मेन फोकस होगा यही होगा कि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़ों में पिछड़े हैं, एससी में पिछड़े हैं, जनरल में पिछड़े हैं, इन सबको योजनाओं का लाभ दिया जाए और इनका लाभ इनके पास तक पहुंचे। बहुत ही अगर ये व्यवस्था ईमानदारी से लागू की जाएगी साथियों, तो मुझे लगता है कि एक आर्थिक समाजवाद सामने आएगा। हाँ, सारी व्यवस्थाएं चौपट एकदम पटरी पे आ जाएंगी और एक व्यवस्थित सिस्टम प्रणाली संगठित हो सकेगी अगर सरकार इस पर पूरी तरह से सफल होती है तो। जय हिंद साथियों।